Hello, everyone, and welcome back to my YouTube lecture series on legal systems and methods. This lecture is going to explain you about the very important concept that is the sources of common law. Now, every law has certain sources, and of course, common law, being a very diverse system, has multiple sources, and this lecture is going to explain some of those sources, including the acts of parliament and the judge-made law, and lastly international law is going to be the subject of this discussion. So let's dive into the lecture and start with the discussion. Now, the first thing, as I mentioned earlier, is that you need to understand that the parliament has a very important role in a democratic society, and common law, which is present in UK, primarily originates from the law made by the parliament, and therefore this law which comes from the parliament, and that's what I'm going to talk about कि इसके upper house कौन सा है, lower house कौन सा है, वो सब हम डिटेल्स में जाएंगे. बट आपको ये समझना है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको अक्सर तौर पर लेजिस्लेशन कहा जाता है, या उसको एक आम जुबान में स्टैचूज भी कहा जाता है. और तीसरा वर्ड जो इसके लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. दीज आर रिटन लॉज दैट एक्सप्रेस द विल ऑफ द लेजिस्लेटर, यानी पार्लियामेंट की ये विल को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. और इसके अंदर जो मुख्तलिफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट का एक पूरा लॉ मेकिंग का तरीका है. अगेन वो हम सब कुछ यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. इसी तरह जो कोर्ट्स लॉ डिसाइड करती हैं दैट इज़ जनरली नोन एज कॉमन लॉ या जज मेड लॉ या केस लॉ भी हम उसको कहते हैं. दीज आर डिसीजंस ऑफ द जजेस इन पर्टिकुलर केसेस विच आर अप्लाइड बाय अदर जजेस इन लेटर केसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ binding precedent. So this is again a very essential concept that is going to be covered. Lastly, we're going to talk about the international law, and international law is again a very important source of common law. यहाँ पर हमारे पास यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी आ जाता है, जिसके तहत ह्यूमन राइट्स लॉज या ECHR की जो लेजिस्लेशन है उन्होंने जिस एरियाज़ में लॉज बनाए हुए हैं कन्वेंशन के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन. एंड ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट ऑफ हाउ द क्रिएशन ऑफ द ECHR 1998 इन UK, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है टू द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉ, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्कस्ड. तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने रखी हैं, इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हमने समझना है कि स्टैचू क्या होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या जो हम उसका तीसरा नाम लेजिस्लेशन के साथ उसको करते हैं, और फिर जजमेंट लॉ यानी जो केस लॉ है वो क्या चीज़ है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या चीज़ है, और फिर लास्टली इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन जो भी EU ने या ECHR ने जो लॉज बनाए हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट. एंड बिकॉज ये बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ आप इसको कह सकते हो, ये मेन लॉ जहाँ से डिराइव हो रहा है दैट इज़ पार्लियामेंट. और जो पार्लियामेंट से लॉ बनता है दैट इज़ कॉल्ड कॉमनली एज स्टैचूज. So in England and Wales, the supreme law-making body is basically the Parliament. Parliament has two chambers, so the upper house and the lower house. Normally, this is present in most of the parliamentary systems. जहाँ पर हम upper और lower house को देखते हैं. In US, it's the Congress and the Senate. Similarly, if we talk about Pakistan, तो यहाँ पर हमारे पास National Assembly lower house है और upper house जो है वो Senate है. UK का जो upper house है that is called the House of Lords, and जो उसका lower house है that is called the House of Commons. So House of Commons में elected members बैठते हैं और House of Lord में appointed members बैठते हैं. मैं इस लेक्चर में इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि वो उन लोगों का प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड में क्यों अपॉइंटेड लोग बैठते हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है, सिग्निफिकेंस है. ये एक इसके ऊपर अलहदा हम लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर ये चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे. फॉर नाउ जैसे आपको ये सब पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है. UK की पार्लियामेंट का अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस का नाम है जहाँ से बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ कॉमन्स. तो जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर मेजॉरिटी रखता है, जो भी पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती हैं, वो फिर अपनी कैबिनेट फॉर्म करता है और उसका फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है.
The next point is the legislation is a long process that starts with a bill, then the green paper is published. This will be followed by the white paper. So basically ये parliamentary process का तरीका है कि जब भी पार्लियामेंट में या लोअर हाउस में अपर हाउस में कोई भी लॉ मेकिंग की बात होती है तो ये कम्बरसम प्रोसेस है. ये नहीं है कि सिर्फ उसमें डिबेट हुई और जी उन्होंने लॉ बना दिया. नहीं, इसकी पहले पब्लिकेशन होती है, ग्रीन पेपर पब्लिश होता है, फिर वो अप्रूव हो जाए तो उसके बाद वाइट पेपर होता है, उसके बाद फिर डिबेट स्टार्ट होती हैं. जैसे यहाँ पे जिक्र भी हुआ, डिबेट्स विल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट एंड इफ द बिल पास इट इज़ देन सेंट टू द क्राउन फॉर द रॉयल असेंट. ये बड़ी अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो उसमें जो क्राउन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया रखा गया है, क्योंकि जब भी हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज द क्राउन इन पार्लियामेंट और द क्वीन इन पार्लियामेंट और द किंग इन पार्लियामेंट जो बेसिकली सुप्रीम है. इट्स नॉट only the parliament, it is the king in the parliament as we will call it today. So you have to keep this in mind. Okay, it's a three-pronged process where there will be publication of white paper and green paper and then the debates and finally the royal assent needs to be given by the crown. So after all of this cumbersome process आपका जो है वो statute या एक act of parliament बन जाता है. आपको ये भी जहन में रखना है कि यूके के अंदर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवॉल्व्ड लेजिस्लेशन. नाउ व्हाट इज़ डिवॉल्व्ड लेजिस्लेशन? इट्स बेसिकली द वर्ड डिवॉल्व मीन्स कि इन्होंने अपना सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो यूके के बकाया हिस्से हैं उनको भी उनकी पार्लियामेंट्स को ख़ुद मुख्तारी दी हुई है, उसको सब एक इंडिपेंडेंस दी हुई है कि वो अपना लॉ खुद बना सकते हैं. अब आपको पहले तो ये समझना है कि यूके के जिसको हम आज यूके कह रहे हैं उसके कितने हिस्से हैं और वो क्या चीज़ है. तो इसका आपको समझना बड़ा ज़रूरी है. अगर आप एक मैप देखो जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये आपको यूके का मैप नज़र आ रहा है. मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ आपके लिए. ओके, देयर यू गो. सो नाउ इट वुड प्रॉब्ली बी मोर क्लियर. ओके, सो आप देखो कि सबसे पहले यूके के अंदर बेसिकली 4 किंगडम्स हैं और जो फर्स्ट वन है वो आपका इंग्लैंड है. सो इंग्लैंड जिसकी वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट, दूसरा आपके पास वेल्स है और तीसरा आपके पास नॉर्दर्न आयरलैंड है एंड चौथा जो है वो दैट इज़ स्कॉटलैंड. नाउ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ द आइडिया दैट ऑल ऑफ दीज 4 किंगडम्स फॉर्म व्हाट वी कॉल एज द यूनाइटेड किंगडम. और जो डेवोल्यूशन का लॉ है वो बेसिकली इख्तियार इन पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने दे दी है जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. द स्कॉटलैंड एक्ट 1998, सिमिलरली वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ वेल्स एक्ट 1998 एंड देन लास्टली वी हैव द नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट 1998. सो इसके बाद से इन पार्लियामेंट्स को इख्तियार दे दिए गए हैं कि आप लोग अपना लॉ खुद से भी बना सकते हो, जिसको हम डिवॉल्व्ड लॉ कहेंगे. कुछ पावर्स हैं जो इस पर्टिकुलर डिवॉल्व लॉ के अंदर आती हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेवोल्यूशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ सम पावर्स टू द 3 nations अदर देन द इंग्लैंड व्हिच मेक्स अप द यूनाइटेड किंगडम. द नेक्स्ट important source after what we refer as primary source or perhaps an act of parliament. तो आपने ये जो अभी तक आपने जहन में बात रखनी है, पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ आपका पार्लियामेंट्री लॉ है विच इज़ कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसको हम आम तौर पर स्टैचू भी कहते हैं और सिमिलरली हम इसको लेजिस्लेशन भी कहते हैं बिकॉज ये लेजिस्लेटर खुद बना रहा होता है. The courts and the common law or the judge-made law again is the second most important source of common law. आपको ये बात समझनी है कि कॉमन लॉ सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ पर जजेस का एक थोड़ा सा रोल होता है लॉ मेकिंग का. यहाँ पर जजेस जो हैं वो सिर्फ लॉ इंटरप्रेट या डिक्लेयर नहीं करते मेयरली. अच्छा, अब ये पॉइंट भी थोड़ा सा डिबेटेबल है बिकॉज कुछ जजेस का मानना है कि उनका काम सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना है या वैक्यूम्स को फिल करना है. दे आर नॉट सपोज टू मेक द लॉ पर से. बट इसके खिलाफ जो ऑपोजिट साइड पे लोगों का व्यू है, जजेस का, जूरिस्ट का व्यू जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
कॉमन लॉ से रिलेटेड, और वो ये है कि कॉमन लॉ की हद तक जब हम बात करते हैं तो जजेस डू मेक द लॉ। खैर ये डिबेट अगेन एलएसएम के लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट source of law after the act of parliament is called the common law or the judge made law. In this regard, England and Wales is a common law system, meaning that many of our most fundamental legal rules and principles have been established by judges deciding individual cases rather than these rules being laid down by the parliament. Now judges also have to make sure that the system is certain, it is कोहरेंट एज वेल, तो उसके लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है. सच कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड बाइंडिंग प्रेसिडेंट, अगेन दैट इज़ वन ऑफ आवर मेजर टॉपिक्स इन लीगल सिस्टम्स एंड मेथड विच इज़ अ कोर्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन. तो हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया को भी डिटेल में कवर करेंगे. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट द कॉमन लॉ or the judge made law in this context is basically where judges decide on certain cases and through binding precedent they hold on to those decisions and principles they have formed in earlier cases. Sir William Blackstone in his commentaries on laws of England write in the following words. He says that the common law is to be found in the records of our several courts of justice, in books of reports and judicial decisions, and in treaties of learned sages of the profession, prescribed and handed down to us from the times of ancient antiquity. They are the laws which gave rise and origin to that collection of maxims and customs which is now known as the name common law. So दर हकीकत वो basically explain कर रहे हैं कि ये एक पुराना सिलसिला है जिसमें जजेस ने, जूरिस्ट ने एक तसलसल के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ लॉ मेकिंग की है. कोर्ट्स में, अदालतों में बैठ के जो फैसले किए हैं उसके तहत, और उन फैसलों को जब होल्ड किया गया है अगली अदालतों की तरफ से, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ के तर्ज में हमारे सिस्टम में मौजूद है. अच्छा, इसी तरह जो हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ होता है. अब बाकी और सोर्सेज भी आ जाते हैं, इसमें रॉयल प्रोग्रेटिव भी आ जाता है, इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आ जाती है. अगेन वो जो टॉपिक्स हैं हम लोग पब्लिक लॉ के एरिया में कवर करेंगे. फॉर नाउ कॉमन लॉ के सोर्सेज के जब तक हम बात करते हैं तो इसमें पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल आया. पार्लियामेंट के बाद, यानी जिसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट किए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद जुडिशल या जज मेड लॉ का जिक्र आया. और तीसरी बात जो है दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ. अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हार्ड लॉ के तौर पर हमारे सामने नज़र आ रहा था आफ्टर द ECA 1972, जो कि यूके ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ था अपने सिस्टम में. ECA 1972, दिस वाज द यूरोपियन कम्युनिटी एक्ट, जो कि अभी रिसेंटली रिपील हो गया है विद द विड्रॉल अग्रीमेंट एक्ट 2020. सो विड्रॉल अग्रीमेंट एक्ट 2020, इसने इसको रिपील कर दिया है. बट EU इज़ बेसिकली अ सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन जो कि इस वक्त 27 स्टेट्स पे कंप्राइज कर रही है. व्हेन यूके वाज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन तो तब तक 28 स्टेट्स थी. और ये बहुत ही एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अब सामने आ चुके हुए हैं. और आफ्टर द ECA 1972 till the withdrawal agreement act, UK was basically a member of the union. अब क्योंकि 2016 में एक रेफरेंडम के तहत लोगों ने वोट आउट किया था, यूके के लोगों ने, कि हमने नहीं रहना EU के अंदर, और उसके बाद से ब्रेग्जिट का जो अमल है वो स्टार्ट हुआ था. ब्रेग्जिट यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट को कहते हैं, जो यूके ने या ब्रिटेन ने जो किया है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दैट रेफरेंडम. EU law is no longer a source of UK law, but EU Withdrawal Act 2018 made provisions of what is defined as a retained law. A lot many people have this question that why they still have to understand EU law, and one of the important reason is the concept of retained law, because EU ने जब एग्ज़िट किया भी है तो उसके बाद जो विड्रॉल अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन EU एंड UK, उसके अंदर कुछ ऐसे लॉज रखे गए हैं जिनको रिटेन्ड लॉ कहा जाता है, जो कि इवन आफ्टर द एग्ज़िट विल अप्लाई ड्यू टू दिस वेरी पर्टिकुलर एक्ट.
So more details on what is EU and how it is formed, there's a whole subject for in second year, and that's a qualifying law degree subject, वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे in second year. उसकी सीरीज भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. So in that subject we'll be studying more details about the European Union law. देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. सो यूके के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक बात आपने जहन में रखनी है, ऑल्दो कि सब्जेक्ट वो ज़्यादा पब्लिक लॉ का है, बट बिकॉज सोर्सेज ऑफ लॉ की बात हो रही है और एलएसएम लीगल सिस्टम्स एंड मेथड की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि यूके एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. वहाँ पर एक किताब में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ. यूके के अंदर मल्टीपल सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स अगेन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है. तो यूके में डिफरेंट टाइम्स पर बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं. स्टार्टिंग विद द मैग्ना कार्टा विच वी कॉल एज द ग्रेट चार्टर, 1215 के अंदर पहला लॉ बना था. अगेन इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैचूज दैट फोकसेस ऑन द राइट ऑफ फेयर ट्रायल and other fundamental political rights of the individuals. Then we have the Bill of Rights in 1689, again a very old statutory provision जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का जिक्र होता है. इस वक्त जो करंट इन्फोर्स्ड आपका लॉ है दैट इज़ दी ECHR 1998. इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है कि जब यूके ने सिग्नेचर किए दी यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ECHR के, तो उन राइट्स को डायरेक्टली इन्फोर्स कराने के लिए, क्योंकि यूके एक ड्यूलिस्ट स्टेट है, तो इन्फोर्स कराने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लॉ की ज़रूरत थी, एंड दैट लॉ इज़ नाउ व्हाट वी कॉल एज द ECHR 1998. So it is important to be very clear that the Council of Europe and the ECHR are completely separate from the European Union. So basically ये दो अलग इदारे हैं. EU एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसका पर्पस प्रॉब्ली कॉमन मार्केट को फॉर्म करना था, एक इंटरनल मार्केट को फॉर्म करना था जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर्सन, सर्विसेज एंड कैपिटल है. वेयर एज ECHR बहुत से EU कंट्रीज़ में भी उसमें सिग्नेटरीज़ हैं, बाकी और जगहों पर भी कुछ कंट्रीज़ EU से हट के भी उसमें सिग्नेटरीज़ हैं. और ये जो है ये प्योरली ह्यूमन राइट्स का इसका पर्पस था, और ये जो कन्वेंशन है ये प्रोटेक्शन ऑफर कर रही है टू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. सो इन यूके in 1998, the UK passed the Human Rights Act 1998, which incorporated directly into the English law the main provisions of the ECHR. So ये चीज़ आपको clearly पता होनी चाहिए कि EU law is different. The provisions of ECHR, which are formed by the Council of Europe, is absolutely different. Now, going further, the European Court of Human Rights, इसको ECTHR कहा जाता है. ECTHR मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ. ECT स्मॉल है, HR. सो द यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट. अच्छा, ये जो अदालत है इसका जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, दैट प्रोसेस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड बिकॉज अनलाइक द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें आप डायरेक्ट नहीं जा सकते जब तक आपका पूरा सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं होगा. तो आपको अपना पूरा सिस्टम एग्जॉस्ट करना है. नेशनल अदालतों से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती तो फिर आप ECTHR में जाते हो. द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड्स फॉर इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग प्रोसीडिंग्स इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन स्टैंसबर्ग, France, if they believe that the government is in breach of obligation under the ECHR, not to be confused. Now, this is very important, not to be confused with the CJEU, which is the basically EU की अदालत. So ये EU की अदालत है, और ये जो ECHR के तहत जो अदालत फॉर्म हुई है, that is called the ECTHR. Decisions are not generally binding. So you have to keep this in mind that this is persuasive in nature. ये soft law की तर्ज पे बना हुआ है. हम जब फर्दर चैप्टर्स में जाएंगे तो हम पर्टिकुलर केसेस भी देखेंगे जहाँ पर कोर्ट का व्यू आपको नज़र आएगा कि वो कहती है कि वी विल टेक इन टू अकाउंट द डिसीजंस ऑफ द ECTHR बट वी आर नॉट रियली बाउंड बाय देम. नॉर्मली कोर्ट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री की जो सिग्नेटरी हैं ECHR के उसको रिस्पेक्ट करती हैं
और कोशिश करती हैं कि वो अपने लॉ के अंदर इंक्लूड करें, बट ये कहना कि वो बाइंडिंग है, जिस तरह ईयू की कोर्ट्स बाइंडिंग हैं, सीजे ईयू बाइंडिंग है तमाम उन कंट्रीज़ के लिए जो ईयू का हिस्सा हैं, इस तरह से नहीं है। अच्छा, इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो प्रोटेक्टेड हैं अंडर दी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जिनको हम कहा जाता है जो ECHR की कन्वेंशन के तहत हैं। उसमें आर्टिकल 2 है आपका राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 3 द राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमेन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, आर्टिकल 4 द राइट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, राइट ऑफ लिबर्टी, आर्टिकल 6 राइट ऑफ फेयर ट्रायल, Article 7 the right to be punished for something that wasn't against the law, so ये डबल जेपरिटी के ऊपर है, या ये रेट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर है। आर्टिकल 8 इज़ रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, आर्टिकल 9 राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन। अगेन ये पूरा चैप्टर है पब्लिक लॉ के अंदर, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा ECHR की इन प्रोविजंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली ये बात डिटेल में नहीं है। ये तो मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये एक स्लाइड सी ऐड कर दी है जो कि इंडिकेट कर रही है कि कौन कौन से राइट्स हैं जो फंडामेंटली प्रोटेक्ट हो रहे हैं। Now, we're going to talk about the difference between absolute versus qualified rights. So, some of the rights are absolute and inalienable and cannot be interfered by the state. So, कुछ ऐसे rights हैं जिनका आप किसी सूरत भी उनको आप abrogate नहीं कर सकते, उनको absolute right कहा जाता है। और कुछ ऐसे rights हैं जिनको हम qualified rights कहते हैं, जिनकी basically derogations या exceptions मौजूद होती हैं। The absolute rights are those provided under Article 2, 3, 4, and 7 and 14. Others are merely contingent and subject to derogations. That means that the signatory state can opt out of them in particular circumstances. So, for example, right of private and family life जिस तरह है, उसकी बहुत सी आपकी qualifications हैं, उसके ऊपर exceptions apply हो सकती हैं, and that exceptions of course are granted within the ECHR and within the provisions of the said convention. इसी तरह when we talk about the doctrine of margin of appreciation, ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है, because a lot many people get confused that HRA is one of the most important constitutional documents in UK. Of course it is, and it has its own value, but remember it is still an act of parliament, and इसके ऊपर ये भी discussion हो चुकी है कि आया उसको रिपील किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो there have been a time 2013 और 14 के दरमियान जब इसके ऊपर ये डिस्कशन चल रही थी कि दी HRA 1998 शुड बी रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय सम बेटर लॉ। बहरहाल इसमें आपको ये बात समझनी है कि मार्जिन ऑफ अप्रिसिएशन क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट्स laws, a member state is permitted a degree of discretion subject to the supervision of the European Courts of Human Rights when it takes legislative, administrative or judicial actions in the area of convention. So basically ECHR ने बहुत ज़्यादा ओवरपावर नहीं किया हुआ, हर कंट्री को उन्होंने रिस्पेक्ट किया, हर कंट्री की सॉवरेनिटी की, उसके कस्टम्स की, उसके ट्रेडिशंस की, उसके मॉरल वैल्यूज़ के, और देयरफॉर उन्होंने एक इख्तियार दिया है कि हर स्टेट को ये थोड़ा सा इख्तियार है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कुछ लॉज को अपने तरफ से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसकी मैं कॉमन मिसाल दे सकता हूँ कि आर्टिकल 8 जो राइट ऑफ प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ है, उसके तहत अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स ने यूथनेशिया या असिस्टेड डाइंग को लीगलाइज किया हुआ है, वेयर एज यूके जो है वो सेक्शन 2 ऑफ द सुसाइड एक्ट 1961 के अंदर उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है एब्सोल्युटली। और बिकॉज वो अगेन मार्जिन ऑफ अप्रिसिएशन में फॉल करता है वो एरिया, बिकॉज यूके का ये मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू है या एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूथनेशिया या असिस्टेड डाइंग जो है शुड नॉट बी अलाउड। The doctrine allows the court to take into account the fact that convention will be interpreted differently in different member states given their divergent legal and cultural traditions. So मैंने जिस तरह बात की कि obviously हर स्टेट के अपने रिवाज हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपने लॉज हैं, तो हर स्टेट को थोड़ा सा आपने डिस्क्रेशन भी देना है कि यार आपने किस तरह से अपने लॉज को इंटरप्रेट करना है या अपने एक्शंस को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, एंड दैट पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज ग्रांटेड टू द every state under the convention is known as the margin of appreciation. When we talk about the Human Rights Act, so इसके अंदर 2-3 सेक्शंस बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट के हामी हैं, एंड उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 3 विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट सो फार एज पॉसिबल इफ दे आर नॉट कंप्लाइंट विद द कन्वेंशन राइट्स। तो हर पर्टिकुलर
लॉ की इंटरप्रिटेशन करने से पहले ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है हर इदारे ने और इवन कोर्ट ने भी. एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, इंस्टेड ऑफ हैविंग द पावर टू स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन, the court can issue what we call as a declaration of incompatibility. It is only the Supreme Court or the Court of Appeal or the High Court which has the power to make this declaration. Now, again, this concept needs to be understood in detail. What is meant by declaration of incompatibility? अगर कोई जज किसी कोर्ट में, ख़ासतौर पर जिन कोर्ट्स का जिक्र किया गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ अपील, उसमें उसको फील होता है कि नहीं यार, यहाँ पर ये लॉ जो है ये वायलेट हो रहा है, सो दे कैन नॉट स्ट्राइक डाउन द लॉ आउट राइटली, या उसको कंप्लीटली पर से उसको ख़त्म नहीं कर सकते. उसकी वजह ये है कि वो लॉ जो है वो एक पार्लियामेंट ने बनाया है, और पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो एक ऑफ कोर्स ज़्यादा वैल्यू रखता है एज़ कम्पेयर टू आप जो एक जजमेंट लॉ के यूके के अंदर, बिकॉज यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है बाय द कोर्ट्स. सो उसी वजह से जो ह्यूमन राइट्स एक्ट का सेक्शन 4 है वो मेरली आपको इस बात की पावर दे रहा है कि जजेस को अगर लगे कि कोई लॉ जो है वो कन्वेंशन से या HRA से इनकम्पैटिबल है, तो वो मेरली एक डिक्लेरेशन देंगे. इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट और परहैप्स द पार्लियामेंट जो कि उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आए और उसको प्रॉपरली फिक्स करे. दैट दिस कॉन्सेप्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कॉन्सेप्ट विच इज़ laid out in section 4 of the Human Rights Act, basically highlights the principle of parliamentary supremacy. Again, public law के अंदर ये major chapter है. हम लोग अपनी सीरीज़ में उस पर्टिकुलर एरिया को भी कवर करेंगे. सो हमने नोटिस किया कि जो आपके 3 बेसिक सोर्सेज हैं उसमें एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जहाँ स्टैचूटरी लॉ है, दूसरा है जज मेड लॉ और कॉमन लॉ, एंड तीसरा हमारे पास जो लास्ट एरिया आता है दैट इज़ द इंटरनेशनल लॉ, और उसमें बिलखसूस हमारे पास EU एंड यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. That brings the end of this discussion. If you have any questions, please leave comments below and let me know, and I will try to answer those questions.